बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूरियर एनालिसिस बेसिकली फूरियर जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिजिक्स थे, उनके नाम पे ये फूरियर ने नेपोलियन के साथ भी काम किया था इजिप्शियन वार के अंदर। ये फूरियर एनालिसिस जो है ये बेसिकली इनकी ही वर्किंग है। बाकी और भी कुछ मैथमेटिशियंस आए थे जैसे ऑयलर, उन्होंने भी फूरियर एनालिसिस के ऊपर काम किया, लेकिन मेनली जो थ्योरी को आगे बढ़ाया ये इन्होंने ही आगे बढ़ाया था। तो देखा जाए फूरियर एनालिसिस की काफी सारी जगहों पे एप्लीकेशन है, जैसे उसमें से एक मॉडलिंग द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें से एक एप्लीकेशन है। और भी एप्लीकेशन है जो कि हमारे पास इसके अंदर आती हैं। बहरहाल वो एप्लीकेशन तो बात की बात है, पहले तो हम इसको जो डिस्कशन हमारा होता है फूरियर एनालिसिस में, हम बात इसमें स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फूरियर सीरीज, देन वी मूव ऑन टू फूरियर इंटीग्रल, देन फ्रॉम फूरियर इंटीग्रल टू देन फ्रॉम फूरियर इंटीग्रल टू फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर एनालिसिस में सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो फूरियर सीरीज है। तो फूरियर सीरीज पे बात करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम फूरियर सीरीज को देखते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो आती है वो आती है पीरियड ऑफ अ फंक्शन की। व्हाट इज मीन बाय पीरियड ऑफ अ फंक्शन? फंक्शन का पीरियड, फंक्शन उस वक्त पीरियोडिक कहलाता है कि अगर लेट सपोज मेरे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, मैं इस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन उस वक्त कहूंगा कि अगर मैं इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर यानी कि एक्स के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर पी ऐड करूं सच दैट मुझे अगेन वापस एफ ऑफ एक्स मिल जाए, तो मैं कहूंगा कि दिस फंक्शन इज सेड टू बी। तो हम ये कह सकते हैं देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन। तो फंक्शन की पीरियोडिक होने के लिए जरूरी है कि अगर आप उसके अंदर कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर, व्हाट इज पी? पी इज एनी पॉजिटिव नंबर, ऐसे ऐड करें कि सच डेट आपको वापस एफ ऑफ एक्स मिल जाए, देन दिस फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन। और इस केस में जो हमारे पास पी होता है, दिस पी इज कॉल्ड पीरियड, मतलब पी जो है इसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ अ फंक्शन। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स है फंक्शन की पीरियोडिक होने की, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस फंक्शन है। कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन, इनके बारे में हमें पता है कि कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन में अगर मैं आपसे कहूं कि लेट सपोज मैं आपसे कहूं कि भाई कॉस फंक्शन है, तो वी नो कि हमें कॉस फंक्शन अगर दिया जाए उसके अंदर अगर मैं एक्स के अंदर अगर 2 पाई ऐड कर दूं तो मुझे वापस cos x मिल जाता है। और सिमिलरली अगर मैं साइन फंक्शन की बात करूं तो साइन फंक्शन में भी अगर मैं इसके अंदर 2 पाई ऐड कर दूं, सॉरी 2 पाई इसके अंदर अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे वापस साइन फंक्शन मिल जाता है। अच्छा, सिमिलरली अगर आप बाकी के रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे लेट से टेन फंक्शन है, तो टेन फंक्शन में अगर आप पाई ऐड करोगे तो वापस टेन फंक्शन आता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन ये एग्जांपल है पीरियोडिक फंक्शन की। तो साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे पीरियोडिक फंक्शन है जिनका पीरियड जो है पीरियड इज 2 पाई, जबकि आपके पास 10 फंक्शन ऐसा है जिसका पीरियड जो है इसका पीरियड जो है पाई होता है। और अगर आप बाकी के रिमेनिंग है वो तो आपको पता है इनके रेसिप्रोकल हैं, तो उनकी तो खैर इनको आप प्रूफ भी बड़े इजीली कर सकते हैं। आप इस पे कॉस अल्फा प्लस बीटा वाले या साइन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि इसका पीरियड जो है 2 पाई आएगा। अच्छा, अब एक चीज हम आगे फर्दर एक चीज ये भी बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन जो है, ये बात थोड़ी गौर से सुनिएगा, अगर कोई फंक्शन जो पीरियोडिक है तो अगर मैं उसमें पीरियोडिक है पीरियड पी का, तो अगर उसमें मैं एफ ऑफ एक्स प्लस 2p निकालूं, मुझे पता है भाई कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन का पीरियड मैंने कहा इट्स पीरियड इज पी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2p जो है ये भी एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस
3p आप निकालें, ये भी आपका एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, अप टू सो ऑन। अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस एन पी फाइंड करें, ये भी आपका एफ ऑफ एक्स कहलाएगा। व्हाट इज एन? एन इज एनी नंबर फ्रॉम 1 2 एंड अप टू सो ऑन। तो ये कोई भी आपका इंटीजर नंबर है, प्लस माइनस वन भी कुछ लोग करते हैं। एनीवे तो हमारे पास ये जो है फंक्शन जो है, अगर पीरियड पी उसका है, उसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड पी है, तो उसमें आप एनपी भी अगर ऐड कर देंगे तो फंक्शन अगेन ये पीरियोडिक फंक्शन ही कहलाएगा। और इस तरह की चीज को हम कहते हैं कि दिस इज पीरियोडिक एक्सटेंशन। इसको हम पीरियोडिक एक्सटेंशन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन की एक डेफिनेशन हो गई। अब जो है हम आगे नेक्स्ट जो एक और बेसिक सी डेफिनेशन है, वो है हमारे पास इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन जो है, हम उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। वैसे ऑलरेडी हम ये इसके बारे में आपको पता होगा, कैलकुलस वगैरह में इसका जिक्र आता है। कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन उस वक्त कहलाता है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, अगर मैं उस एक्स में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं और फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, देन दिस फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन। इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐड करूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्लियर ही मतलब ये तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, वही चीज है। मतलब ये आपका बेसिक चीज तो खैर यही है। ये जो बात नीचे जो बात लिखी है, ये इधर से ही आपने लिखी है। तो बहरहाल इवन फंक्शन की ये हमारे पास डेफिनेशन है। इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर आपको ये बात पता चल जाए कि फंक्शन इज इवन, तो इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आपका इंटीग्रल निकाल लो माइनस ए से लेके ए तक, और आपको ये पता है कि भाई ये जो अंदर वाला फंक्शन है कि दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, अगर आप ये शुरू में डिटरमाइन कर चुके हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ये होता है कि टॉइस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a, मतलब आपके पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स है उसमें ए और माइनस ए मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो ये टॉइस ऑफ 0 से ए हो जाता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास इंटीग्रेशन यूजुअली इससे आसान हो जाती है। इसकी वजह ये है कि आपको पता है कि अगर एक लिमिट 0 हो जाए तो उससे थोड़ी सी हमारे पास वर्किंग आसान हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास अगर दो फंक्शंस इवन है, दो इवन फंक्शंस को अगर आप मल्टीप्लाई करें, इवन फंक्शन और इवन फंक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इधर इवन फंक्शन ही मिलता है। ये फंक्शन है, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इवन फंक्शन और इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करने पे इवन फंक्शन ही आता है। तो इवन फंक्शन की कुछ एग्जांपल्स ऑफ इवन फंक्शन जो है हमारे पास, लेट सपोज एक इवन फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। दिस इज एन इवन फंक्शन बिकॉज अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो cos ऑफ माइनस एक्स cos एक्स के बराबर होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन पुट कर वन है, ये भी एक इवन फंक्शन है। इसी तरह से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, ये भी एक इवन फंक्शन है, एंड लिस्ट गोस ऑन। तो ये हमारे पास इवन फंक्शन की डेफिनेशन है। इसी तरह से एक और होता है विच इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के बारे में हम इसको इस तरह से कहते हैं कि कोई भी फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, उस एफ ऑफ एक्स में अगर आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और सिचुएशन ये बन जाए कि आफ्टर रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स एंड माइनस कॉमन निकालने के बाद वापस एफ ऑफ एक्स आ जाए, देन दिस फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये हो सकती है ऑड फंक्शन की, जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स है। साइन एक्स में आपको एक बात पता है कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। इसी तरह से इसमें एक और एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स हो सकती है। इसी तरह से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो सकता है, एंड लिस्ट गोस ऑन। तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन की एग्जांपल्स हैं। अब ऑड फंक्शन की भी प्रॉपर्टीज हैं कुछ। वो प्रॉपर्टीज ऑड फंक्शन की ये होती है
अगर मैं इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, पहली प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप इंटीग्रल निकाल लें फ्रॉम -a से a तक, और आपको ये पता है कि ये जो इंटीग्रैंड है, दिस इंटीग्रैंड इज एन ऑड फंक्शन, आपको ये बात पता चल गई है कि ये फंक्शन ऑड है। तो फंक्शन ऑड अगर है तो इसका इंटीग्रल एवोल्यूट करने की जरूरत नहीं, हमेशा इसका आंसर 0 आएगा। आप ये चीज इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये फंक्शन ऑड है तो उसका इंटीग्रल फ्रॉम -a से, देखिए ख्याल रखिएगा लिमिट्स का, लिमिट्स जो है यहाँ पे वैलिड है सिर्फ -a से a तक के लिए है, ये हमेशा ये चीज नहीं होती है। मतलब जब इस तरह की लिमिट नजर आए तो आप उसको इंटीग्रेंड को 0 के बराबर कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अब मैं इसी तरह से बात करूं कि भाई मेरे पास दो फंक्शंस ऑड हैं, ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन, दो ऑड फंक्शंस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय ऑड फंक्शन, बिल्कुल ऐसी बात है कि भाई मैं आपसे बोलूं एक्स क्यूब भी एक ऑड फंक्शन है, एक्स की पावर 4 भी एक ऑड फंक्शन, सॉरी एक्स क्यूब भी एक ऑड फंक्शन है और एक्स भी एक ऑड फंक्शन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमेशा याद रखिएगा इवन फंक्शन मिलता है। इसको आप इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपके पास एक फंक्शन ऑड है, दूसरा दोनों फंक्शन ऑड ले लें और जो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इवन फंक्शन मिलेगा आपको। बिकॉज एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स, ये दोनों ऑड फंक्शन है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि दोनों ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ माइनस एक्स निकाले तो दिस विल बी इक्वल्स टू बाय डेफिनेशन माइनस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस जी ऑफ एक्स। व्हाट इज दिस? एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स, मतलब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो रिजल्ट में क्या आ गया? इवन फंक्शन आ गया। अच्छा, इसी तरह से हम ये कहते हैं कि आपके पास इवन मल्टीप्लाई बाय इवन की बात कर ली, लेकिन अगर कुछ इस तरह का केस आ जाए कि ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो इवन फंक्शन से, तो इसको भी आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसी बात है कि x को एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करें तो ये बात आपको क्लियरली नजर आएगी कि ये जो है ऑड फंक्शन आएगा यहाँ पे। ये नंबर्स नहीं है, ख्याल रखें, ये नहीं कह रहा ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय इवन, ये फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इवन फंक्शन ऑड फंक्शन आता है, इसी तरह से ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय ऑड फंक्शन इवन फंक्शन आता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास थोड़ी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी थोड़ी वर्किंग आसान कर देती है। अगर आप इन प्रॉपर्टीज को शुरू में डिटरमाइन कर लें कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन बन रहा है वो ऑड बन रहा है इवन बन रहा है, उसमें अगर इंटीग्रेशन की लिमिट्स बन रही है तो हमारी वर्किंग काफी जगहों पे आसान हो जाती है। अगर आप ये प्रॉपर्टीज यूज के बगैर काम करेंगे तो काम तो हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात है थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि आपको मैनुअली पूरा काम करना पड़ रहा। तो बहरहाल ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हमने डिस्कस किए इवन फंक्शन ऑड फंक्शंस वगैरह की और पीरियोडिक फंक्शन की। अपने असल टॉपिक पे आते हैं हम। फूरियर सीरीज हम डिस्कस करना चाह रहे थे। व्हाट इज अ फूरियर सीरीज? फूरियर सीरीज जो है हम ये कहते हैं कि ये सीरीज जो है कोसाइंस और साइंस की फॉर्म में एक सीरीज होती है। एक फंक्शन जो है हम ये कहते हैं कि लेट सपोज कोई फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स के बारे में ये है कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज पीरियड 2 पाई। इस फंक्शन का पीरियड जो है हमने कहा भाई लेट सपोज 2 पाई है और ये फंक्शन जो है इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि दिस फंक्शन इज पीस वाइज कंटिन्यूस। व्हाट इज मीन बाय पीस वाइज कंटिन्यूस? हम ऑलरेडी इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपने जब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात की थी तो ये टर्मिनोलॉजी हमने उस वक्त भी डिस्कस की थी। तो हमारे पास अगर फंक्शन जो है पीरियड 2 पाई और वो फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस है तो हम ये कहते हैं कि वो फंक्शन जो है दिस फंक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ सीरीज एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये एक सीरीज से अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। वो सीरीज ये है कि फॉर्म जो है ए नॉट प्लस ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू cos 2x and plus a3 cos 3x and up to so on। इसी तरह से b1 sin x and b2 sin 2x और इसी तरह से b3 sin 3x
एंड अप टू सो ऑन। इसमें ये कॉस वाली टर्म्स और साइन वाली टर्म्स चलती रहेंगी। मतलब आप अपने फंक्शन को, अगर ये फंक्शन पीरियड 2 पाई का है और उसका फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस भी है, तो हम उसको इस फॉर्म, इस सीरीज से जो है अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। आप ये बात एक तरीके से देख सकते हैं कि फंक्शन कोई भी हो सकता है, फंक्शन माइट भी कोई अल्जेब्रिक फंक्शन हो। उस अल्जेब्रिक फंक्शन को एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज यानी कि कॉस और साइन की फॉर्म में आप उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। तो यानी कि फूरियर सीरीज में हम जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक, सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं किसी भी फंक्शन की, ऐसे फंक्शन की जो कि ये दो बातें जो है ऊपर फुलफिल कर रहा हो। अच्छा, एज फार इसका ये अब आपने देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट सीरीज है। तो इनफाइनाइट सीरीज जब होती है तो आप उसका एक तरीके से कह रहे हैं, ये जो राइट साइड दी हुई है ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। और जब मैं इस इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालूंगा तो वो मेरे पास उसका सम एफ ऑफ एक्स आएगा। तो यानी कि इसके लिए एक बात ये पता चलती है कि मुझे ये बात पता चलती है कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज है, ये जो आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स को एक सीरीज से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, दिस सीरीज मस्ट बी कन्वर्जेंट। अब इसकी कन्वर्जेंस के ऊपर फर्दर डिस्कशन के कन्वर्जेंस होती भी है कि नहीं होती है, यकीनन होती है, तभी हमें ये बात लिखी है। मतलब ये बात प्रूफ जो है कि कन्वर्जेंस कैसे होती है, ये बात हम आगे जाके जो है डिस्कशन में करेंगे। फिलहाल मैं अभी फिलहाल फूरियर सीरीज को जो है डिफाइन कर रहा हूँ और इसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ। इसकी कन्वर्जेंस के ऊपर हम लेटर ऑन इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। तो बहरहाल ये जो मेरे पास सीरीज लिखी हुई है, मैं इसी सीरीज को जो है समीशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यानी कि मेरे पास ये जो सीरीज लिखी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समीशन एन वेरीज फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी, और ए एन cos nx प्लस bn sin nx। ये जो मेरे पास चीज है, दिस इज कॉल्ड फूरियर सीरीज। और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है, हम इसको कह रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड फूरियर सीरीज। और इसमें यानी कि कोई भी फंक्शन जो है जो कि जिसका पीरियड 2 पाई है और फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस है, तो उस फंक्शन को आप इस सीरीज से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। और ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट होगी और सीरीज का जो सम आएगा वो डेट विल बी एफ ऑफ एक्स। और ये फूरियर सीरीज है। व्हाट आर ए नॉट बी नॉट, सॉरी ए नॉट बी ए एन, पहले ए एन आया, सॉरी, ए नॉट के बाद आपके पास दूसरा कॉफिशेंट ए एन है और तीसरा कॉफिशेंट बी एन है। ये तीनों जो है कॉफिशेंट्स है। वैसे तो ये तीनों कहलाते हैं, आर कॉल्ड फूरियर कॉफिशेंट्स कहलाते हैं। और ये फूरियर कॉफिशेंट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बाय यूजिंग ऑयलर फॉर्मूलास हम इन कॉफिशेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर फूरियर कॉफिशेंट्स। और ये फूरियर कॉफिशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डिटरमाइन किए जा सकते हैं, डेट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग ऑयलर फॉर्मूलास। वो फॉर्मूलास क्या है? मतलब आपको कभी भी कोई फंक्शन दे दिया जाए, उस फंक्शन को आपसे कहा जाए फूरियर सीरीज में की फॉर्म में लिखें या फूरियर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड करें। तो इसका मतलब ये होगा कि आप उसमें कॉस और साइन तो खैर ऐसे ही रहता है, ए नॉट ए एन और बी एन निकालें और फिर उस फंक्शन को फूरियर सीरीज की फॉर्म में लिख दें। तो व्हाट आर ए नॉट बी एन एंड ए और नॉट ए एन और बी एन, ये होते क्या? ये फूरियर कोफिशिएंट्स हैं और इनको डिटरमाइन करने के लिए ऑयलर फॉर्मूलाज को यूज किए जाते हैं। और वो ऑयलर फॉर्मूलाज क्या होते हैं? वो ऑयलर फॉर्मूलाज जो है हमारे पास कुछ इस फॉर्म के होते हैं। दीज आर द ऑयलर फॉर्मूलाज। मतलब आपको फूरियर कोफिशिएंट्स ए नॉट ए एन बी एन निकालने पड़ेंगे अगर आप किसी फंक्शन को फूरियर सीरीज की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो उनको निकालने के लिए आप ये फूरियर कोफिशिएंट्स को निकालना पड़ेगा। और उनके फॉर्मूलाज जो आप देख सकते हैं, ये इंटीग्रल्स हैं कुछ, उन इंटीग्रल से निकल सकते हैं। और ये इंटीग्रल कैसे बने, अभी हम उसकी छोटी सी एक डेरिवेशन जो है हम उसको भी बहरहाल डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास बहरहाल ये जो है दीज आर कॉल्ड ऑयलर फॉर्मूलास। और इन केसेस में जो एन है, ये एन जो है हमारे पास दिस इज फ्रॉम 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। और ये हमारे पास इसमें
हाँ, ये हमारे पास फूरियर कोफिशिएंट्स है। मेरे पास ये जो फूरियर कोफिशिएंट्स आए, मैं इनको फॉर रेफरेंस के लिए जो है ना, मैं इनका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख देता हूँ, ताकि मुझे आगे रेफरेंसिंग देने में आसानी रहे। तो ये हमारे पास फूरियर कोफिशिएंट एंड दीज फार्मूलाज आर कॉल्ड ऑयलर फार्मूलाज। इनको प्रूव करना बहुत ही इजी है। आपके पास अगर इक्वेशन नंबर 1 है, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट कर दूं ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम माइनस पाई से लेके पाई तक, अगर मैं दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरे पास ए नॉट जो है उसका मतलब फर्स्ट फार्मूला जो ऑयलर फार्मूला, वो ए नॉट वाला, वो मुझे मिल जाएगा। बिकॉज जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स फ्रॉम माइनस पाई से लेके पाई तक, तो ये वाला जो है कॉस, इसका ये जो इंटीग्रल है, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये चीज बचेगी, आपके पास ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से अगर आप दोनों साइड पे साइन कॉस एम एक्स से मल्टीप्लाई करें, देन इंटीग्रेट करें फ्रॉम माइनस पाई से पाई तक, तो ए एन का फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरह से बी एन का फॉर्मूला निकालने के लिए आप दोनों साइड पे साइन एम एक्स से मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम माइनस पाई से पाई तक, तो आपको बी एन का फॉर्मूला मिल जाएगा। अच्छा, बिफोर प्रूविंग द ऑयलर फॉर्मूलास, मैं एक चीज यहाँ पे आपको रिकॉल करा दूं। मेरे पास जो है, अगर कोई फंक्शंस है, एक तो पहली बात ऑर्थोगोनल फंक्शंस जो है, आपको पता है कि ऑर्थोगोनल फंक्शंस का मतलब होता है कि दो फंक्शन है, लेट्स सपोज एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है। अगर आप इनका प्रोडक्ट का इंटीग्रल निकालें और अगर ये इंटीग्रल जीरो के इक्वल आ जाए, देन दीज टू फंक्शंस आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल फंक्शंस। तो हमारे पास जो है ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में फूरियर सीरीज जो दी हुई है, इसके बारे में कह रहे हैं कि ये ऑर्थोगोनल है, यानी कि इसमें हमारे पास 3 बेसिस वेक्टर है। बेसिस वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको यकीनन होगा, लीनियर अलजेब्रा के अंदर आप डिस्कस करते हैं। 3 बेसिस वेक्टर है, एक 1 है, दूसरा कॉस एन एक्स है, तीसरा आपका साइन एन एक्स है। तो ये तीनों फंक्शंस जो है, ये तीनों फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल, यानी कि तीनों फंक्शन ऑर्थोगोनल है, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं दीज थ्री फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये 3 फंक्शन जो है ऑर्थोगोनल है, या दूसरे लफ्जों में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर आप ये कह रहे हैं, तो अगर मैं इनका इंटीग्रल निकालूं कॉस एन एक्स इंटू कॉस एम एक्स डी एक्स, ये 3 इंटीग्रल्स आपके सामने लिखे हुए, ये जीरो के इक्वल होते हैं। ये इनको प्रूव करना बहुत ही आसान है। जस्ट आप सम एंड प्रोडक्ट फार्मूला जो आप पढ़ते थे, वो फार्मूलास आप यहाँ पे यूज करें, जो टिग्नोमेट्री के अंदर आपने पढ़े होंगे सम एंड प्रोडक्ट फार्मूलास, वो फार्मूलास आप यूज करके ये इंटीग्रेशन आप इनकी करके आप इनको प्रूव कर सकते हैं। मैं इन फार्मूलाज के प्रूफ पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ट्रिवियल चीज है ये, इनके प्रूफ पे नहीं आ रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक्चुअली ये रिजल्ट्स हैं जो कि हम इसमें आगे इस अपने प्रूफ के अंदर यूज कर रहे होंगे। तो इसलिए मैंने इसका जिक्र यहाँ पे किया हुआ। एन और एम के बारे में कह रहे हैं, ये कोई भी इंटीजर्स हैं, जो लेकिन ऐसे इंटीजर्स हैं सच दैट एन और एम अगर मैं डिफरेंट लूंगा तो जीरो आएगा, अगर एन और एम इधर भी डिफरेंट लूंगा तो जीरो आएगा। और ये वाला जो है इंटीग्रल है, चाहे एन और एम सेम हो या डिफरेंट हो, ये जीरो ही रहता है। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। तो हमारे पास अब मैं जा रहा हूँ इसमें ऑयलर फॉर्मूलाज को ड्राइव करने, डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं इसमें ऑयलर फॉर्मूलाज की, डेरिवेशन ऑफ ऑयलर फॉर्मूला। तो डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले आप बात करते हैं फॉर वर्किंग करते हैं फॉर ए नॉट। ए नॉट की पे वर्किंग करने के लिए मैंने जैसा अभी आपसे ऊपर जिक्र किया था कि ए नॉट निकालने के लिए आप करेंगे, जो आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है, इस इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम -1 से ले माइनस पाई से लेके पाई तक, आप इसको इंटीग्रेट कर दें। तो इसमें आप लिख दें भाई इंटीग्रेट 1 फ्रॉम माइनस पाई टू पाई ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट आप जब करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा माइनस पाई से लेके पाई तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और राइट साइड पे आ जाएगा, ये राइट साइड पे आ जाएगा
राइट साइड पे इंटीग्रल आ जाएगा। अच्छा, एक बात हमें पता है कि सीरीज के बारे में हम कह चुके हैं, कन्वर्जेंस है तो ये इंटीग्रेशन का साइन और समीशन को इंटरचेंज किया जा सकता है। फ्रॉम थ्योरी हमें ये बात पता है। तो एनीवे आपको ये जो अगर आप ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्टली आपसे बात करूं तो cos nx का इंटीग्रल आएगा sin nx अपॉन n। तो sin n पाई, इस पर अगर अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट से भी इसको जीरो हो जाना है, आफ्टर इंटीग्रेशन लिमिट अप लगाएंगे तो उससे भी जीरो हो जाएगा। और माइनस साइन ऑफ माइनस एन पाई, ये चीज उससे भी जीरो हो जाएगी, तो ये वाली टर्म तो जीरो हो गई। इसी तरह cos sin nx, हमें पता है कि साइन जो है ये ऑड फंक्शन होता है और इसका इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई से पाई तक ऑड फंक्शन का इंटीग्रल जीरो आता है, तो ये चीज भी जीरो आ रही है। तो बचा कि हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बची। और अगर आप इसका इंटीग्रल निकालें, ए नॉट तो खैर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रल एक्स होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पाई माइनस माइनस मतलब 2 पाई हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट्स। तो ए नॉट की वैल्यू आपके पास ये बहुत ही सिंपल तरीके से ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि ए नॉट विल बी इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई से लेके पाई तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो मैंने इसमें वर्बली आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं, आप इसको बहरहाल खुद करके भी देख लीजिएगा। एक जगह पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, बी एन के साथ जो चीज इंटीग्रल लगा हुआ था उस पर प्रॉपर्टी लगाई है, और इससे पहले जो इंटीग्रल लगा हुआ था उसको मैंने वर्बली आपको बताया कि कॉस का इंटीग्रल साइन हो जाएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों की वजह से इसको जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन एन पाई और कॉस एन पाई दोनों जीरो होता है। अब मैं वर्किंग करता हूँ फॉर ए एन। सो फॉर ए एन हम इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड पे cos mx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम माइनस पाई से पाई तक। लेफ्ट साइड पे ये सिचुएशन आपके सामने बन चुकी है और राइट साइड पे ये बन रही है। अगेन cos इसका इंटीग्रल साइन हो जाएगा, साइन एन एम एक्स अपॉन एम, इसका इंटीग्रल हो जाएगा। और इसमें अगर आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे फ्रॉम पाई से लेके साइन एम पाई या साइन ऑफ माइनस एम पाई, ये दोनों जीरो हो जाएगा। एम इज एनी इंटीजर तो हमेशा जीरो ही आएगा, तो ये वाला इंटीग्रल तो खैर खत्म हो गया। अच्छा, अभी हमने पीछे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी, हमने कहा था कि अगर एम और एन डिफरेंट नंबर्स हैं तो ये इंटीग्रल तो जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो मकसद था, ये मकसद हमारा ये था ए एन की वैल्यू निकालना। अगर मैं एम और एन की वैल्यू डिफरेंट रखता हूँ तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ए एन की वैल्यू मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू डेट फॉर्मूला जो मैंने अभी आपसे पीछे डिस्कस किया है, ये कह रहा है कि एम और एन अगर डिफरेंट है तो ये जीरो है, यानी कि एन और एम अगर सेम हो जाए तो ये जीरो नहीं होगा। तो एन और एम अगर मैं सेम कर दूं, यानी कि इफ एम इज इक्वल्स टू एन अगर हो जाए इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो एम इज इक्वल्स टू एन पे ये जीरो नहीं होगा, यानी कि ये इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। और अगर आप इसको एम और एन को अगर सेम करके निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आप जब निकालेंगे तो आप देखिएगा कि इसकी वैल्यू जो है हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद बहुत सिमिलर तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। cos nx इंटू cos nx यानी कि cos स्क्वायर nx हो जाएगा, और cos स्क्वायर nx का इंटीग्रल बहुत इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। तो m और n बहरहाल इक्वल मैंने इक्वेट इसलिए किया है ताकि ये चीज टर्म एलिमिनेट ना हो। और हमें ये बात पता है कि cos और sin के बारे में जब दोनों डिफरेंट चीजें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक cos फंक्शन है दूसरा sin फंक्शन है, तो इसके बारे में पीछे वाला फॉर्मूला ही हमें ये सजेस्ट करता है, चाहे m और n इक्वल हो या डिफरेंट हो, ये चीज हमेशा जीरो रहनी है। तो यानी कि चीज तो खत्म हो गई, यानी कि ए नॉट वाली टर्म और बी एन वाली टर्म ये एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ से सिर्फ आपको ए एन वाला केस मिल जाएगा। मैं इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इसमें बहुत ही आसानी से आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप इसका इंटीग्रल जब निकालेंगे cos स्क्वायर एन एक्स का इंटीग्रल, cos स्क्वायर एन एक्स का इंटीग्रल निकालने के लिए वो हाफ एंगल फॉर्मूला जो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे वो यूज करेंगे। देन यू विल परफॉर्म इंटीग्रेशन, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन हमारे पास ए एन का फॉर्मूला
जो पीछे आप लोगों ने लिखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा, यानी कि माइनस पाई से लेके पाई तक एफ ऑफ एक्स। अब देखें ना, यहाँ पे एम लिखा हुआ है लेकिन आपने क्या कहा, एम और एन को सेम कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एम की जगह पे एन ही कर देता हूँ, बिकॉज मेरे पास फूरियर सीरीज में एन यूज हो रहा है, एम यूज नहीं हो रहा है, इसलिए मैं एम की जगह एन यूज कर देता हूँ। तो ये मेरे पास ए एन का फॉर्मूला भी आ गया। और बिल्कुल सेम इसी स्टाइल से सिमिलरली आप जो है बी एन के लिए भी वर्किंग करेंगे। और बी एन के लिए आप क्या वर्किंग करेंगे, बी एन के लिए आप जो है करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को साइन एम एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दें माइनस पाई से पाई तक, बिल्कुल सेम इसी तरह से इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए और यही सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए आपको बी एन का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो ये हमारे पास ऑयलर फॉर्मूलाज की छोटी सी डेरिवेशन थी जो कि हमने डिस्कस की। अब मैं फूरियर सीरीज की आपको एग्जांपल सॉल्व करवाता हूँ। ये एक एग्जांपल आपको दी हुई है, फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का फोरियर सीरीज आपको फाइंड करनी है। एंड टू फाइंड द फोरियर सीरीज सबसे पहले तो ये देखना होगा कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं। अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियड क्या होगा। देखें, पीरियड निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि अगर फंक्शन किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर डिफाइन है तो उस इंटरवल से पीरियड निकालने का तरीका ये होता है कि इंटरवल की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें तो आपको फंक्शन का पीरियड मिल जाता है। यानी कि इस केस में अगर आप फंक्शन का पीरियड निकालेंगे तो अपर लिमिट इज पाई एंड लोअर लिमिट इज माइनस पाई, देन द पीरियड इज 2 पाई। तो हमारे पास पीछे जो फूरियर कोफिशिएंट्स के फॉर्मूला हमने डिस्कस किए हैं वो फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में ए नॉट इज इक्वल्स टू हमने कहा था 1/2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई से लेके पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। पीस वाइज फंक्शन की आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए। तरीकेकार ये होता है कि आप ये देख सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो डिफाइन है फ्रॉम माइनस पाई से लेके पाई तक, लेकिन पीसेस में डिफाइन है। ये कह रहा है कि फंक्शन एक पहले डिफाइन है फ्रॉम माइनस पाई से 0, देन फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम 0 टू पाई। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हेन x की वैल्यू, दीज आर वैल्यूज ऑफ x, जब x की वैल्यू फ्रॉम माइनस पाई से 0 है तो फंक्शन जो है उस वक्त आपके पास माइनस k के बराबर है। और जब आपके पास x की वैल्यू फ्रॉम 0 टू पाई है तो उस वक्त एफ ऑफ एक्स जो है ये k के बराबर है। तो ये x की वैल्यू जिस तरह से ब्रेक हो रही है, यहाँ पे आपको स्प्लिट होती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल सेम इसी स्टाइल से आप जो है अपने इंटीग्रल को भी ब्रेक कर दें। जिस तरह से ये x की वैल्यू पीछे मतलब इधर जो मैंने फिगर बनाई है, जिस फिगर में जिस तरह से ब्रेक होती हुई नजर आ रही है, इसी तरह से आप अपने इंटीग्रल को भी ब्रेक कर दें। यानी कि आपका इंटीग्रल जो ब्रेक हो जाएगा वो पहले हो जाएगा फ्रॉम माइनस पाई से लेके 0 तक, देन 0 से लेके पाई तक। माइनस पाई से जब 0 की बात है और माइनस पाई से 0 तक फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, माइनस के दिया हुआ है। और 0 से पाई पे फंक्शन क्या दिया हुआ है वो आपको ये के दिया हुआ, पहले माइनस के दिया हुआ था फिर के दिया हुआ। के इज एनी कांस्टेंट नंबर। सो आफ्टर इंटीग्रेशन आपके पास ये आ जाएगा। और इस इंटीग्रेशन में आप जब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि ये वाला जो इंटीग्रल आपने निकाला है ये अपर लिमिट की वजह से इसको 0 हो जाना है, और ये वाला जो आपने निकाला है ये इसको लोअर लिमिट से 0 हो जाना है। तो यानी कि हमारे पास बाकी जो बची कुछ चीजें जो है ये अपर लिमिट से 0 हो रहा है तो इस पर आप सिर्फ लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म में। तो फर्स्ट टर्म में लोअर लिमिट अप्लाई करूंगा, एक माइनस इधर मौजूद है, एक लोअर लिमिट का माइनस और एक ये खुद माइनस, तो आंसर किसमें माइनस में ही आएगा। तो माइनस के आ जाएगा, 3 माइनस हो गए ना, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, एक लोअर लिमिट का माइनस। और अगर यहाँ पे देखा जाए अपर लिमिट अप्लाई करूंगा तो अपर लिमिट जो है अप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास के आ जाएगा। तो यानी कि ए नॉट जो आ रहा है आपके पास 0 आ गया, कोई मसला नहीं, कोई सा कोफिशिएंट 0 आने में कोई इशू नहीं होता। नाउ फॉर एन, अगेन वही वाली बात मैं यहाँ पे भी बोलूंगा कि जिस तरह से आपके पास पीछे फंक्शन जो है पीस वाइज डिफाइन है,
आपकी एक्स की वैल्यू स्प्लिट होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ पे भी आप अपने इंटीग्रल को स्प्लिट कर दें, यानी कि माइनस पाई से 0, और ये हो जाएगा के माइनस के, बिकॉज माइनस पाई से 0 तक फंक्शन जो है माइनस के डिफाइन है, माइनस के कॉस एन एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस 0 से पाई पे एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स जो है इस वक्त डिफाइन है के, और कॉस एन एक्स तो साथ में मल्टीप्लाई हो ही रहा है फॉर्मूले में, तो ये आ गया के कॉस एन एक्स डी एक्स। तो वैसे ये भी 0 होता हुआ क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी चले मैं कर देता हूँ। ये आपका हो जाएगा माइनस के कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, साइन एन एक्स अपॉन एन हो जाएगा। लिमिट्स है आपके पास माइनस पाई से लेके 0 तक, और इसी तरह से आप इसमें के इंटीग्रल साइन एन एक्स ओवर एन, और इधर भी लिमिट्स आपके पास फ्रॉम 0 टू पाई डिफाइन है। क्लियरली ये 0 होता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज साइन फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, और अगर आप इसमें साइन फंक्शन अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0 0 होता है। लोअर लिमिट में साइन ऑफ माइनस एन पाई, साइन इज एनी इंटीजर, तो साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये हमेशा 0 होता है। तो यानी कि ये अपर लिमिट से भी 0 हो गया, लोअर लिमिट से भी 0 हो गया। जब भी मैं एरो इस तरह से ऊपर वाली डायरेक्शन में बनाता हूँ तो इसका मतलब है अपर लिमिट से 0 हो रहा है, इस डायरेक्शन का मतलब है लोअर लिमिट से 0 हो रहा है। सिमिलरली साइन एन पाई, साइन एन पाई ये अपर लिमिट से 0 हो गया, साइन 0 ये लोअर लिमिट से भी 0 हो गया। तो यानी कि फाइनली आपके पास ए एंड बी 0 आ गया, कोई इशू नहीं है। तीनों कोफिशिएंट्स खैर 0 एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन हो जाता है आपके पास कि दो कोफिशिएंट 0 आते हैं। अब देखते हैं तीसरा कोफिशिएंट जो कि बी एन के नाम का है, और हम उसको फाइंड करके देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। तो बी एन का फॉर्मूला जो है हमारे पास 1/पाई, और इसको मैं थोड़ा सा अगर आप लोग की परमिशन से मैं इसको डायरेक्टली थोड़ा सा लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें अब काफी आइडिया हो गया है। माइनस के साइन एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने पीछे लिखी थी ऑयलर फॉर्मूलाज की, वो वाला, उसमें जो बी एन का फॉर्मूला है वो मैंने यूज किया यहाँ पे, और 0 से पाई, और ये हो जाएगा के इस पर आप जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो सॉरी पहले इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस के है, तो साइन का इंटीग्रल माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के कॉस एन एक्स ओवर, एक काम ये करता हूँ कि ये एन दोनों में आएगा ना, एन इसमें भी आएगा डिवाइड में, एन इसमें भी आएगा डिवाइड में, तो दोनों में आएगा, तो एन पाई को उठा के बाहर ही फेंक दो उठा के, के कॉस एन एक्स हो जाएगा। लिमिट्स हो गई फ्रॉम माइनस पाई से लेके 0 तक, और यहाँ पे माइनस के कॉस एन एक्स अपॉन एन आएगा, एन डिवाइड वाला एन में उठा के बाहर फेंक चुका हूँ, और इसकी लिमिट्स हो गई फ्रॉम 0 से लेकर पाई तक। तो ये आ गया। अब आप इस पर लिमिट्स अप्लाई करें, 1/n पाई, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, के अपर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, cos 0 1 हो जाएगा, सिर्फ k बचेगा, और आप जब दूसरी लिमिट अप्लाई करेंगे, अच्छा एक काम ये भी हो सकता है कि मैं k को भी उठा के बाहर फेंक दूं, थोड़ा वर्किंग आसान कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ, वरना कोई जरूरी नहीं है, आप अंदर लिखना चाहे अंदर लिख लें, लेकिन के दोनों में कॉमन है, मैंने एक साथ बाहर फेंक दिया। तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos 0 1 होता है, तो ये 1 आ गया, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos ऑफ माइनस एन पाई आ जाएगा। cos ऑफ माइनस एन पाई हमें पता है cos एन पाई के बराबर होता है, बिकॉज cos इज इवन फंक्शन। इसी तरह से आप जब इस पे लोअर लिमिट अप्लाई अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये cos एन पाई हो जाएगा, और लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया k अपॉन एन पाई, और ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos एन पाई आ जाएगा। एक काम ये करते हैं और सिंप्लीफाई करके, थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ, ये 2 दोनों में कॉमन है,
वर्ड लिख लें, ये आ गया 1 माइनस कॉस एन पाई। फूरियर कोफिशिएंट वैसे तो यूं निकल चुका है, लेकिन मैं इस फूरियर कोफिशिएंट पे थोड़ी सी फर्दर मैं यहाँ पे आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। वो डिस्कशन ये है कि देखें, आप कॉस एन पाई को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो एन, व्हाट इज एन? एन इज एनी इंटीजर, माइट बी ऑड, माइट बी इवन। तो अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू कोई भी ऑड नंबर रखता हूं तो आपको नजर आ रहा है कि cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई हमेशा -1 आता है। अगर मैं n की वैल्यू ऑड रख दूं, सॉरी इवन रख दूं, तो cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई हमेशा मुझे आंसर 1 देगा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि दिस विल बी इक्वल्स टू -1 व्हेन n इज ऑड एंड दिस विल बी इक्वल्स टू क्या नाम है, 1 when n is even। अच्छा जनाब, अब एक चीज और इसमें आप देखें, अगर मैं इस चीज को 1 में से माइनस कर दूं, 1 माइनस कॉस एन पाई लिखूं, तो 1 माइनस कॉस एन पाई क्या हो जाएगा, इसमें को 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा व्हेन एन इज ऑड। और ये 1 माइनस इस मतलब कॉस एन पाई को 1 में से माइनस कर रहा हूँ तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा व्हेन एन इज इवन। तो ये काम मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे ब्रैकेट में ये चीज नजर आ रही है। तो यानी कि मैं ये बात लिख सकता हूँ कि योर बी एन विल बी इक्वल्स टू, ये तो 0 होगा जब एन इवन होगा, बी एन जो है उसकी वैल्यू आ रही है 2k ओवर एन पाई, और 1 माइनस कॉस एन पाई जो है मैं इसको जो है 4k पाई अपॉन एन पाई लिख सकता हूँ, 4k अपॉन एन पाई। और व्हाट इज एन? एन के बारे में मैंने कहा कि एन जो है ये ऑड है, और अगर ये एन इवन है, एन इवन है तो ये बी एन जो है ये 0 हो जाना है। तो इसको इसलिए मैंने अलग ही कर दिया। तो बी एन की वैल्यू ये आएगी जब आपके पास एन ऑड है, और बी एन की वैल्यू ये आ रही है जब एन जो है आपके पास इवन है। अब जो है आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 जो पीछे फूरियर सीरीज लिखी है, वो फूरियर सीरीज में अगर आप इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पीछे लिखी है उसमें सारी वैल्यूज पुट करें, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू ए नॉट 0 निकाला है, ए एन भी 0 निकाला है, बी एन की वैल्यू के बारे में ये है कि एन इज इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी, और बी एन साइन एन एक्स। तो अगर मैं इसमें एक काम ये करूं कि ये सीरीज को एक्सपेंड करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास b1 साइन एक्स प्लस b2 साइन 2x प्लस b3 साइन 3x प्लस b4 साइन 4x प्लस अप टू सो ऑन। पीछे हमने एक डिस्कशन की कि भाई हमारे पास दो केसेस हैं, एक इवन वाला एक ऑड वाला। इवन वाला यानी कि n इज इवन या n इज ऑड। अगर n इवन है तो bn 0 आ रहा है, यानी कि b2 b4 b3 सॉरी b2 b4 b6 ये सारे 0 आ रहे हैं। जबकि n जब ऑड है तो ये वैल्यू आ रही है, यानी कि हमारे पास अगर b1 की बात करूं तो ये हो जाएगा 4k अपॉन पाई। अगर मैं n की वैल्यू इसमें 3 रख दूं तो ये हो जाएगा 4k अपॉन 3 पाई। इसमें n इवन नहीं पुट कीजिएगा, ठीक है, n जब इवन है तो bn 0 है। मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इसमें n सिर्फ आउटपुट करना है। इसी तरह से n की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तो 4k अपॉन 5 पाई हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा b1 जो है ये हो गया 4k अपॉन पाई साइन एक्स। b2 0 है, पीछे हम बात कर चुके हैं। और b3 की बात करें, b3 आपने क्या निकाला हुआ है? b3 आपने निकाला हुआ है n की वैल्यू 3 पुट करें तो 4k अपॉन 3 पाई हो जाएगा साइन 3x। b5 की बात करें तो ये हो जाएगा 4k अपॉन 5 पाई साइन 5x। बाकी b2 b4 b6 हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 0 है।
अगर इस पे मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं, मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है कॉमन वगैरह निकाल लूं, तो ये हो जाएगा 4k अपॉन पाई इज कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन 3 प्लस साइन 5x अपॉन 5 प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, तो फूरियर सीरीज हमें निकालनी थी, हमने ये निकाल ली है। जो रेड कलर से लिखा हुआ है व्हाट इज दिस इज योर रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, ये आपके पास जो आई है, ये रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज हमारे पास आ गई। रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज ऑफ गिवन फंक्शन, जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ उसकी फूरियर सीरीज ये निकालनी थी, निकाल ली। लेकिन बहरहाल ये निकाल तो ली हमने, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है। इसको समझाने के लिए एक फिगर है हमारे पास। वो फिगर जो है कुछ इस तरह से देखें। ये हमारे पास जो बना हुआ है, अगर फर्स्ट वाली एक को देखें, ये सबसे ऊपर जो पैनल पे बनी हुई है, इसमें अगर आप देखें जो ब्लैक कलर से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी है, ये फंक्शन है, गिवन फंक्शन है जो हमने प्लॉट किया। व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के व्हेन एवर एक्स की वैल्यू इज फ्रॉम 0 टू पाई, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के व्हेन एवर एक्स की वैल्यू इज फ्रॉम माइनस पाई टू 0। फ्रॉम माइनस पाई टू 0 पे माइनस के है, और 0 से पाई पे फंक्शन के है। S1, व्हाट इज मीन बाय S1? S1 का मतलब है फर्स्ट पार्शियल सम, यानी कि सिर्फ आप सीरीज की पहली टर्म ले लें, सारी टर्म ना लें, सिर्फ पहली टर्म जो अगर आप लें, तो आपका पास जो फूरियर सीरीज जो है, ये ब्लू कलर से आपके पास जो ये फूरियर सीरीज आपने प्लॉट की है। तो गिवन फंक्शन को आपने अप्रोक्सीमेट किया है बाय यूजिंग फूरियर सीरीज। अगर आप उसका सिर्फ एक टर्म लेते हैं तो उसकी अप्रोक्सीमेशन ये आ रही है। अगर आपने उसकी दो टर्म्स ले ली सीरीज की, S1 और S2, दो टर्म्स आपने ले ली, तो ब्लू कलर वाली लाइन देखिएगा, तो हमारे पास उसकी अप्रोक्सीमेशन थोड़ी सी बेटर हुई है। तो अप्रोक्सीमेशन जो हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन है, वो ये आ रही है बाय फूरियर सीरीज। इसी तरह से आप अपनी टर्म्स को इंक्रीज करते आ रहे हैं। अब 3 टर्म्स ले लिया आपने, फूरियर सीरीज की 3 टर्म्स अगर आप अप्रोक्सीमेट करें, तो हमारे पास फंक्शन इस तरह से अप्रोक्सीमेट हो रहा है। यानी कि एक बात हमें समझ में आ रही है कि जैसे जैसे आप इसमें टर्म्स को इंक्रीज करते आ रहे हैं, हमारे पास अप्रोक्सीमेशन फंक्शन की फ्रॉम फूरियर सीरीज अच्छी होती जा रही है, जैसे जैसे टर्म्स इसमें इंक्रीज हो रही है। तो आज के टॉपिक हमारा यही था, जिसमें हमने आज फूरियर सीरीज को काफी डिटेल से डिस्कस किया, और हमने फूरियर सीरीज पर्टिकुलरली उन फंक्शंस के लिए डिस्कस किया जिनका पीरियड 2 पाई होता था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है। थैंक यू।